मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप देख रहे हो कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट पेपर 2 जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसका प्रथम प्रश्न पत्र ये यानी जीके का पाठ आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा 1 सितंबर 2024 को। तो इसके अंदर पूरे के पूरे 100 प्रश्न हैं जो मैं आपको 100 के आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले मैंने माइनर टेस्ट पेपर 1 डाला है जो 25 अगस्त को आयोजित करवाया गया था। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, पहला जो प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इस सभ्यता का उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में किया गया था। यह कथन सत्य है। इस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी कथन सत्य है। इस सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व में 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। नहीं, इस सभ्यता का जो काल था वो था 2800 ईसा पूर्व। ठीक है, 2800 ईसा पूर्व था इसका काल। तो इसमें 1 व 2 कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है 1 व 2 यानी ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न नंबर 2 है, एक तरफ सभ्यता है, एक तरफ है प्राप्त सामग्री। तो आपस में इनको सम्मिलित करना है। देखिए, कालीबंगा से क्या मिला था? कालीबंगा से मिला था मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का चित्र। और आहड़ सभ्यता से क्या मिला था? मोहर पर चित्रित विहतव विष का अंकन। बेराट सभ्यता, यहाँ पर पत्थर से बनी थालियाँ मिली थी। और गणेश्वर में मिला था छेद करने वाला यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3, 1, 4 और 2। देख लीजिए, 4, 1, 3 सॉरी 4, 1 कितना 3, 1, 4, 2 ना, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़ सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता, यहाँ आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो आहड़ के तो जो लोग थे चावल से परिचित थे। तो ये दूसरा कथन इसमें गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का ही एक साधन था। ये भी सही है। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ये भी सही है, यानी 1, 3 और 4 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यता तथा उनसे संबंधित व्यक्ति के संबंध में असंगत कोट का चयन कीजिए। देखिए, कालीबंगा सभ्यता संबंधित व्यक्ति थे MD खर्रे। आहड़ के KM श्रीवास्तव, तो ये इसमें गलत है। गणेश्वर रतनचंद्र अग्रवाल सही है। बेराट कैलाशनाथ दीक्षित, ये भी सही है। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आहड़ से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे एक तो अक्षय कीर्ति व्यास जिन्होंने खोज की थी, और उत्खनन करता थे रतनचंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज साखलिया। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले थे कालीबंगा सभ्यता से। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, बेराट इस सभ्यता का काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला भी माना जाता है। यहाँ नाप तोल के पैमाने व कांच के मनके मिले हैं। तो ये इसमें गलत है, यानी 1 व 2 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। और असत्य, देखिए इसका जो राइट आंसर है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, केवल 3। तो असत्य कौन सा यहाँ पर? ये वाला। ठीक है, बाकी ये दोनों सही है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 के अंदर 4। इसके बाद देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से मृद भांडों से
काले व लाल रंग से अलंकृत चित्रांकन पाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर गणेश्वर। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालीबंगा से प्राप्त प्राग हड़प्पा कालीन साक्ष्य नहीं है? तो भूकंप आने के समय दोहरी जुते हुई खेती अवशेष, बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार मोहरे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 व 2, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से अशोककालीन ब्रह्मलिपि की अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई है? तो इसमें जाएगा विराट सभ्यता। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असंगत हैं? देखिए गणेश्वर सभ्यता से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ से उस तरह का फलक भी मिला है, यहाँ से दोहरी पेचदार शिरावली ताम्रपिन भी मिली है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये इसमें असत्य है। ठीक है, यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता, देखिए निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन। आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति थी, इस सभ्यता से अनाज रखने की मृदबांड, गोरे भंगखोट मिले हैं, यहाँ मकानों में धूप से पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो 1, 2, 3 तो इसमें सत्य हैं। यह एक सिंधु सभ्यता स्थल है, तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12 है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव था आहड़। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है? तो यहाँ से प्राप्त भवनों में फर्श पर पक्की टाइलें लगी हुई थी, नहीं, यही इसमें असत्य है। तो यहाँ से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% तांबा मिला है। यह सभ्यता उत्तर पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित हुई थी। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो इसमें 2, 3 और 4 सही है। असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया उससे कहीं ज़्यादा विराट खोज कर पाया है, तो इसमें जाएगा विराट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कालीबंगा के पतन के संबंध में असंगत मत हैं। देखिए विद्वान और मत, तो बीरबल साहनी का मत है जलवायु परिवर्तन, डेल्स का गगन रद्दी का बारक परिवर्तन, मार्शल का आर्य आक्रमण, गोपीनाथ शर्मा सूखे के कारण पलायन। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 असंगत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय स्थानांतरण जयपुर से अजमेर किया गया था, सत्य कथन है। इसका सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये भी सही है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख मिलता है, नहीं, ये इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर है 1 व 2, ऑप्शन नंबर पहला। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे? दुलेश्वर मीणा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर है राइट आंसर राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 20, अनुच्छेद और प्रावधान, तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए अनुच्छेद 323, इसमें क्या आएगा? आयोग की वार्षिक कार्यों का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 315(1), इसमें आ जाएगा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316(1), इसमें आ जाएगा आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 318 आयोग सदस्यों की सेवा शर्तें। तो यहाँ पर 3, 2, 1 और 4
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 3 है। ठीक है, 3 2 1 4। चलिए 21 नंबर प्रश्न, आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर रहेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या 7 हैं। यहाँ पर पूछा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये 2 ही किसमें जो 2 वाला कथन है केवल यही सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले अध्यक्ष रहे थे DS तिवारी। आयोग के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे थे मोहम्मद याकूब। आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? LL जोशी। आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? यहाँ पर जगह श्री के राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन। तो ये आयोग के प्रथम सचिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें असम्मिलित है। इसके बाद देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन सी महिलाएं आरपीएससी की सदस्य रह चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए कमला बील, श्रीमती मंजू शर्मा, संगीता आर्य और दिव्या सिंह, ये सभी के सभी आरपीएससी के सदस्य रह चुकी हैं। इसमें जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है 24 नंबर, आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आयोग के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है। तो यही इसमें असत्य हैं। ठीक है, 1 नंबर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण कर सकते हैं। और चौथा है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये 25 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए, आरपीएससी के वर्तमान सचिव कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा PC बेरवाल। कौन है? इसमें तो आएगा PC बेरवाल। आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? कांता कथूरिया थी। ठीक है, कांता कथूरिया। राज्य के मुख्य सचिव जो आरपी के सदस्य रहे, तो ये इसमें सही है, 3 नंबर। आरपीसी सदस्य जो महिला आयोग की सदस्य रही थी मंजू शर्मा, नहीं। यहाँ पर कौन आएगा? रियाज। ठीक है, रियाज चिश्ती। तो इसके अंदर सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आरपीएससी अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, क्रम में देखना इसको। सबसे पहले आएगा BM शर्मा, इसके बाद में जसवंत सिंह राठी 2 नंबर में, फिर आ जाएगा संजय कुमार क्षत्रिय 3 नंबर में, और कैलाश चंद्र मीणा 4 नंबर में। इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 2 4 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में आरपीएससी सदस्य नहीं है। तो वर्तमान में कौन नहीं है? डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। ठीक है, 4 नंबर।
इसके बाद 28 नंबर है, आरपीसी एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में कौन से भाग में किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा भाग नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए, आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। यह एक वैधानिक आयोग है। आयोग एक स्वायत्तशासी उत्तराधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी संस्था है। तो इसमें जाएगा तीनों की तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, 1, 2, 3 इसमें सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 30 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। तो ये तो सत्य कथन है। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। ये इसमें गलत है। आयोग अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश होता है। ये भी सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की पुनः नियुक्ति प्रावधान रखा गया। यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो यहाँ पर आ जाएगा S.C. त्रिपाठी। देखिए, कांता भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, S. सगीर अहमद, ये सभी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? तो 32 के अंदर राज्य के गृह मंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। इसमें सभी के सभी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो कौन थे वो? गोपाल कृष्ण व्यास। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किस धारा के तहत वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा धारा 23। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो 35 में जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। यानी इसमें सभी के सभी अधिकार हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग केवल 1 वर्ष की अवधि के भीतर घटित मामलों की ही सुनवाई जांच कर सकता है। तो इसमें जगह 1 व 2 दोनों, ठीक है। चलिए, 37 नंबर, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्षों में शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यायाधीश प्रकाश टांटिया। प्रश्न नंबर 38, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, आयोग केवल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। यह सत्य कथन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य विधिक न्यायिक में चलने वाले मामलों की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। तो ये इसमें गलत है, ठीक है। आयोग की अन्वेषण एजेंसी का नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस या से उच्च स्तर का पदाधिकारी करता है। ये भी सही है। इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। और चौथा भी देख लीजिए, आयोग के सचिव आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण अधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी सही है। चलिए, प्रश्न नंबर 39 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम लागू हुए। तो 39 में जाएगा 19 जनवरी 2001 से। 40 नंबर, व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है। देखिए, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, तो यही इसमें असत्य है, ठीक है। व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है।
व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व में आंतरिक तथा बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है। असत्य कौन सा है? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 41 है, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्तित्व संरचना इदम, अहम एवं पराहम किसने विकसित किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर आ जाएगा आलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम हैं। तो यहाँ पर हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण, शेल्डन का वर्गीकरण और क्रेसमर का वर्गीकरण, यानी सभी के सभी क्या है? व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम है। तो इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, आलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि निम्न में से है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्म प्रतिवेदन मापन। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी प्रशिक्षित द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले मुख चूषण अवस्था, फिर गुदावस्था, फिर लिंग अवस्था, फिर सुप्तावस्था। ठीक है, इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कैटल के द्वारा व्यक्तित्व के गुणों व विशेषकों के कितने प्रकार हैं? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3, 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक रूप में स्थिर, तनाव मुक्त, समायोजित करने वाला एवं सामान्य उपलब्धि की योग्यता रखते हैं? तो यहाँ पर टाइप बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कार्ल यूंग को वर्गीकरण में बहिर्मुखी व्यक्तियों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर सामयिक द्वंद्वों से पलायन, रूढ़िवादिता, आत्मकेंद्रिता। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा नहीं दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, क्रेसमर ने दिया था, शेल्डन ने भी दिया था, हिप्पोक्रेटिस ने नहीं दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, वह विधि जिसमें पागल व्यक्ति एवं छोटे बच्चों की व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आरबी केटल। क्वेश्चन नंबर 54 है, समाज मिति परीक्षण के जन्मदाता हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा JL मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है? तो यहाँ पर कौन है? मनस्तापिता। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक बालक इंडिप्स मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे, बालक की उक्त दशा के पीछे कारण है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्त्रीकरण। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पर इसमें कुल 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है और 30 कार्ड पर चित्र 1 कार्ड खाली होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 है, रोरसा सहायक दबाव परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 58 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 4, व्यक्तित्व। इसमें आ जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 है, रोरसा सहायक दबाव परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 10 कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर देखिए, विषय आत्मबोध परीक्षण डी मॉर्गन हेनरी मुर्रे, बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलाक। तो इसमें 1 व 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है ये दिया था एबिंगहास के द्वारा। ठीक है, तो ये थॉमस रिस्क इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आलपोर्ट के व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति का प्रबल वह गुण जो छिपाया नहीं जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का गुण। इस गुण को किस व्यक्तिगत प्रवृत्ति में रखा जाएगा? तो 61 के अंदर राइट आंसर है प्रधान प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्प्रेंजर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का पक्ष नहीं है। तो 62 में यहाँ पर जाएगा डाई प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 63 नंबर है, भारतीय वर्गीकरण में त्रिदोष वर्गीकरण है। त्रिदोष वर्गीकरण तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्यक्तित्व की अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग ने किस आधार बनाकर किया था? किसको आधार बनाकर किया था? तो 64 के अंदर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें इससे अनुक्रिया प्रबल होती है, यानी ए वाला सही है और सी वाला सही है। कि कार में पीप की आवाज़ बंद करने के लिए सीट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। तो ए व सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए व सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिन विद्यार्थियों में टाइपराइटर पर टंकण करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर की बोर्ड पर टंकण करने के लिए करते हैं तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? तो 66 के अंदर आ जाएगा धनात्मक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 67, थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ऐसे व्यवहार जिसके बाद अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना रहती है और ऐसे व्यवहार की आशंका कम रहती है, जिनके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, जब तड़ित की चमक पास में दिखाई पड़ती है तो हम चौंक जाते हैं और स्वयं को भावी गर्जन के लिए सतर्क करने लगते हैं। आशंकित खतरे के प्रति यह अनुक्रिया कहलाती हैं। तो 68 के अंदर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वातावरण का विश्लेषण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए, व्यवहार की पुनः प्रस्तुति के लिए अभिप्रेरित होना, प्रेक्षित तत्वों को स्मृति धारण करना और निर्देशक के व्यवहार पर ध्यान देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा, तो यहाँ पर आ जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए इसको सम्मिलित करते हैं। देखिए द्वितीयशील गुण विशेषक, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इधर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 में कि वे शील गुण जो व्यवहार पर सापेक्षित विशिष्ट और कम प्रभाव डालने के प्रयास करते हैं, तो यह आ जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, यानी जो ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए के अंदर 4। बाकी देखिए आधारभूत जो विशेषक हैं इसमें आ जाएगा इधर 1 नंबर। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। वह शील गुण व्यक्ति जो संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो यह जाएगा आधारभूत विशेषक। केंद्रीय विशेषक जो हैं, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 3रा। ठीक है,
इसमें आ जाएगा तीसरा, शील गुणों का वह संगुज समूह है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है। और जो मूल शील गुण है इसमें आ जाएगा इधर दूसरा, व्यक्ति के मुख्य आयाम जो अनेक दूसरे शील गुणों को रेखांकित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित है ये, और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, सत्य कथन को पहचान कीजिए। यहाँ पर आएगा परिपक्वता गुणाधिगम बराबर होता है विकास। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, रोजर्स के सिद्धांत के संबंध में असत्य हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा यह संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो 74 में जाएगा ढालना। देखिए विलोपन, अनुकूलित उत्तेजना और स्वतः पुनर्लाभ, इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है। तो 75 के अंदर हो जाएगा तत्परता का नियम। वह क्या कर रहा है, पहले उसको तत्पर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह चरण जहाँ सूझ अचानक से प्रकट होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रदीप्ति। ठीक है, 76 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77 है, पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं। तो विलंबित उद्दीपक, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। देखिए स्किनर, इसमें आ जाएगा कबूतर, कोहलर में आ जाएगा चिंपांजी सुल्तान, थॉर्नडाइक बिल्ली और पावलोव कुत्ता। ठीक है, तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, गेने के अनुसार अधिगम के प्रकारों में सही पदानुक्रमित क्रम है। तो इसमें जाएगा पहले उद्दीपक अनुक्रिया, फिर बहुविभेद अधिगम, फिर संकल्पना अधिगम, फिर समस्या समाधान अधिगम। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, असत्य कथन है। देखिए अधिगम सदैव संज्ञानात्मक होता है, तो यही असत्य है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना अधिगम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए अधिगम व संबंधवाद का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, चयन एवं संबंध का सिद्धांत पावलोव का है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है ये असंगत है। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, तो ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से सीखने की कौन सी एक विशेषता नहीं है। देखिए सीखने की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखने में अभिप्रेरणा की भूमिका होती है, सीखना केवल परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो यही इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है यह एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 86 है, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया नगण्य होती है और अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर पूछा है, उपरोक्त कथनों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। ठीक है, कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किस व्यवहारवादी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु समीपता से स्थापित होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 87 के अंदर, एडविन गुथरी।
क्वेश्चन नंबर 88 है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? तो यह आ जाएगा क्रो एंड क्रो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? देखिए, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 है, रचनावादी अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो यहाँ पर अधिगम करता है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम और अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, यानी 1 व 2। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए करंट के क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए कृषक इस योजना के तहत लाभार्थी हैं, ये इसमें सही है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि वर्ष 2022 की इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में तेंदुओं की कुल संख्या 721 है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व देश भर के सभी कैमरा ट्रैप साइटों में से सर्वाधिक तेंदुओं घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। और तीसरा है, वर्ष 2018 से 2022 के मध्य राजस्थान के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या में वृद्धि मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में हुई है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। ठीक है, 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए कि यह राजस्थान को विकसित राज्य बनाने हेतु रोड मैप तैयार करेगा। रीति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी और रीति के उपाध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें भी 1 व 2 राइट है। ठीक है, 1 व 2, तीसरा इसमें गलत है। तो 1 व 2 यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, PM श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 237। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के परामर्श से किस स्थल को देश की जियो हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा रामगढ़ क्रेटर 12। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान के किस अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें आ जाएगा JK लोन अस्पताल जयपुर। ठीक है, जयपुर वाला। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2024 के लिए सीनियर वर्ग का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 98 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ज्योति चौधरी को, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है, इसका 3 नंबर राइट आंसर है। और आज का इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न 100 नंबर का। और इससे पहले आपने पहले वाला जो माइनर टेस्ट पेपर है 1 वो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना। और ये है माइनर टेस्ट पेपर 2, दोनों के अंदर 100 प्रश्न हैं जो कलाम एकेडमी करवा रही है माइनर टेस्ट पेपर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। देखिए लास्ट प्रश्न है,
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मार्च 2024 में किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। तो ये आज का महत्वपूर्ण टेस्ट था। ठीक है साथियों, और जो भी साथी CET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने 150 प्रश्नों के दो टेस्ट डाले थे जो लक्ष्य क्लासेज के द्वारा आयोजित करवाए गए थे, तो अभी देख लेना। और रेगुलर क्लासेस चल रही है क्लास संस्कृति और भूगोल की, तो भी आप देखिए। ठीक है, धन्यवाद।